नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले महीने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया था। वहीं अब एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी सरकार और बीजेपी ने अडानी को बचाने के लिए पिछले दिनों कहा कि अमेरिका हमारे अडानी जी और मोदी जी के खिलाफ झूठी खबरें चलवा रहा है और अब अमेरिका ने इस फर्जी दावे का खंडन किया है और कड़े शब्दों में कहा है कि ये बहुत ही निराशाजनक है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा कि हम हमेशा से दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया के ध्वज वाहक रहे हैं। मीडिया की खबरों में हमारा कोई दखल नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आगे लिखा कि एक बार फिर से अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। नरेंद्र मोदी का साफ फरमान है कि कुछ भी करो, मेरे दोस्त अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेता उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे और इसके बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन वह पार्टी नेताओं की मांग के कारण नरम पड़ गए। सामंत ने मीडिया से कहा कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे। पार्टी विधायकों और नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वह गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर करने वाले बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां भाजपा और एनडीए के नेता बनर्जी के इस बयान को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इंडिया के घटक दल एनसीपी शरद पवार गुट ने इसका समर्थन किया है। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग हैं। वह भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन तार-तार हो चुका है। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, कहीं ममता बनर्जी तो कहीं अरविंद केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़कर राजनीति करना चाहती है। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में हारी है तब से इंडिया गठबंधन में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है वो ममता बनर्जी के बयान से पता चलता है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व है यानी कांग्रेस है, उससे हो नहीं पा रहा। ऐसा ही बयान विपक्षी पार्टियों का भी आया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया जब वो संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जो 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं, अब उनके खिलाफ जनता नहीं बल्कि उनके खुद के साथी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में मस्जिद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को छात्रों के एक बड़े समूह ने परिसर में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र कॉलेज के गेट पर जमा हो गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा झंडे लहराने लगे। उन्होंने परिसर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन
गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र नेता विवेकानंद सिंह ने कहा कि अगर मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वह वक्फ बोर्ड की नहीं है तो वहां से मस्जिद हटा दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को केंद्र पर राज्य को आपदा राहत के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य को प्राप्त धनराशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा है जिस पर राज्य का हक बनता है। उन्होंने कहा कि अन्य आपदा प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता दी गई लेकिन हिमाचल को इससे वंचित रखा गया। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाकर कोई अपराध नहीं किया है। सिंह ने कहा कि हिमाचल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्हें हिमाचल के हक के लिए लड़ना चाहिए। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के लिए अगला मतदान अब 11 दिसंबर बुधवार को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सदन में 2/3 से भी कम सदस्य मौजूद रहे। इसी वजह से महाभियोग प्रस्ताव के गिरने की संभावना है। अगर शनिवार यानी आज ये महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं होता है तो अगले दौर का मतदान 11 दिसंबर यानी बुधवार को होगा। फिलहाल मतदान कर रहे सांसदों के पास महाभियोग विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद को छोड़कर बाकी सभी मतदान से पहले ही संसद से निकल गए थे। दरअसल सत्ताधारी पार्टी ने महाभियोग से बचने के लिए सदन का बहिष्कार करने की रणनीति अपनाई है। उसका कहना है कि वो महाभियोग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने इस हफ्ते मार्शल लॉ लगाने और उसे हटाने के लिए माफी मांगी है और इस बीच अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज शनिवार की सुबह टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में यून सुक येओल ने मार्शल लॉ लगाने और फिर उसे हटाने के लिए माफी मांगी, लेकिन विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं आम लोग कयास लगा रहे थे कि राष्ट्रपति अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। अब इस बीच नेशनल असेंबली के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए हैं और राष्ट्रपति यून सुक येओल को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाजपा से महत्वपूर्ण गृह विभाग मांगा है और विभाग आवंटन पर बातचीत जारी है। शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने यह जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे के सहयोगी और शिवसेना प्रमुख गोगावले ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 11 से 16 दिसंबर के बीच होने की संभावना है, जो राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले होगा। आपको बता दें कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने शनिवार को विशेष 3 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सहित सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह विपक्षी महाविकास अघाड़ी से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और संबंधित अखबार के विज्ञापन की सराहना की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इस बीच महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी इकाई के प्रमुख अबू आसमी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों को बधाई देते हुए एक अखबार में विज्ञापन दिया गया था और उनके यानी उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने भी मस्जिद के विध्वंस की सराहना करते हुए
एक्स पर पोस्ट किया है, इसीलिए यह फैसला किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को आईटी के बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिलनी ही थी। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, अब नवाब मलिक को क्लीन चिट मिलेगी। उनकी 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई और प्रफुल्ल पटेल की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की। संजय राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद इब्राहिम से संबंध होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। अजीत पवार पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। वे दोनों तपाव में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति रिलीज की गई। फिर अजीत पवार ने पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ली, जिन्होंने उन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और अब 2-3 दिनों के भीतर आईटी ने उनकी संपत्ति भी रिलीज कर दी। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक इस्कॉन सेंटर में लक्ष्मी नारायण के विक्रय भी जल गए, मंदिर में रखा हुआ बाकी सामान भी जल गया, साथ ही मंदिर पर हमला भी किया गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आग में नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और कई हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जांच एजेंसी ईडी ने शनिवार को जानकारी दी कि उसने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब 388 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का आरोप है। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने बताया कि इनमें चल संपत्तियां शामिल हैं। मॉरिशस स्थित कंपनी टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाल से एफपीआई और एफटीआई के माध्यम से किया गया निवेश और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां। ईडी ने बताया कि 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अंतिम आदेश जारी किया गया था, जिनकी कुल कीमत 387.99 करोड़ रुपए है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।